गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं, किसको कहेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म, और भारत में उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत में 1990 और 91 के टाइम जो है 1991 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान, फिस्कल ईयर के दौरान भारत का इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी पुअर हो चुका था। देश के पास पैसे खत्म हो गए थे, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था, बेरोजगारी हो गया था। ऐसी स्थिति में भारत को अपने यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े बदलाव करने पड़े, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं। उसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मेन कंपोनेंट है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। प्रोड्यूसर पे जो है या फर्म पे सरकार के थ्रू जो भी कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं इनके एक्टिविटीज़ पर, इनके परफॉर्मेंस पर, इनके प्रोडक्शन पे, चाहे वो टैरिफ के रूप में हो, कोटा के रूप में हो या लाइसेंसिंग के थ्रू हो, जिस तरह से भी कंट्रोल किया जाता था, इन सब से इन प्रोड्यूसर सेक्टर को फ्री कर देना, यानी टैरिफ फ्री नहीं करना, यानी टैरिफ को कम कर देना। कई जगहों पे फ्री किया भी गया है, सब्सिडी प्रोवाइड करा देना, कोटा के लिमिट को बढ़ा देना या कोटा फ्री कर देना, या लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट को समाप्त कर देना, ताकि फ्री होकर के और कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। इसको हम लोग लिबरलाइजेशन बोलते हैं। लिबरलाइजेशन के थ्रू 4 सेक्टर में रिफॉर्म मुख्य रूप से किए गए। पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड फिस्कल रिफॉर्म यानी सरकार के बजट के थ्रू, और चौथा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू। इन चारों सेक्टर में रिफॉर्म किया गया। तो लिबरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला है टू गेट रीड ऑफ कॉस्टली डिलेज, यानी कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना, परमिशन लेना, गवर्नमेंट के नियमों को फॉलो करना, ये एक लंबा प्रोसेस होता था, जिसकी वजह से किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो इस वजह से जो है इस डिले की प्रक्रिया को कम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए कि ये जल्द से जल्द प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो सके, टेक्नोलॉजी दूसरे अपग्रेड करने में काफ़ी टाइम ना लगे, इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है लिबरलाइजेशन किया गया। दूसरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, यानी देखिए पहले जो है अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें एडिशनल मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। तो पहले अगर कोई प्रोड्यूसर एक मशीन यूज कर रहा है और वो दूसरा मशीन लगाना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहता है, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, या फॉरेन से कोई कैपिटल गुड्स जो है उसको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता था। तो इस तरह से जो है इस परमिशन लेने की प्रक्रिया को खत्म किया गया, जिससे प्रोड्यूसर को जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में आसानी हो, यानी एडिशनल मशीनरी वो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, लाइसेंस के वो लगा सकता है ताकि प्रोडक्शन बढ़े। उसी तरह से दूसरे देश से टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स को अपग्रेड करने के लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, इसको भी खत्म किया गया ताकि हम मॉडर्न और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सरकार के थ्रू ऐसे कंट्रोल लगाए गए थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे सरकार के थ्रू कंट्रोल लगाए गए थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो थकाने वाले भी होते थे और उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होता था। तो ऐसे कंट्रोल को ख़त्म करना ताकि प्रोड्यूसर जो है फ्रीली काम कर सके, और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू यानी हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को, प्रोड्यूसर को दूसरे देश से जुड़ने का मौका दिया गया, ताकि हम फॉरेन कंपनियों के टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ ला सकें,
फॉरेन कंपनियां हमारे यहाँ आ सकें, इससे कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ने से एफिशिएंसी आएगी। तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए भी फ्रीडम दिया गया, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह कम किए गए, कोटाज लिमिट को समाप्त किया गया, ताकि दो देशों का इकोनॉमी हमारे यहाँ जुड़ सके, दूसरी देश की कंपनियां जो हमारे यहाँ आ सकें, कंपटीशन बढ़े और कुछ कंपनियों का जो मोनोपोली था उसको खत्म किया जा सके, जिससे एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कुछ मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स है लिबरलाइजेशन के। एक बार फिर से देखते हैं। 1990-91 के दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से भारत में बहुत सारे मेजर्स यूज किए गए इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट था लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स पे सरकार के थ्रू बहुत सारे जो कंट्रोल लगाए गए थे, फिजिकल कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल, उन सारे कंट्रोल से इनको आज़ादी दे देना, ताकि ये फ्री होकर के अपना काम कर सकें, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी ला सकें, इनकम जनरेशन को बढ़ा सकें, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकें। इसके लिए लिबरलाइजेशन किया गया। इसमें मुख्य रूप से 4 सेक्टर में रिफॉर्म किए गए: इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिजिकल रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से, लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से जो डिले होता था काम में, उस डिले को कम करना, कैपिटल गुड्स को इंस्टॉल करने के लिए, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंसिंग को समाप्त करना ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस फ्री करना, गवर्नमेंट के परमिशन से फ्रीडम दिलाना ताकि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा सके, जो अननेसेसरी गवर्नमेंट के कंट्रोल्स थे उन सबको दूर करना, और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू यानी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देना, कोटाज लिमिट को कम कर देना, उसमें फ्रीडम देना ताकि फॉरेन कंपनियां हमारे यहाँ आ सकें, हमारे देशों से के कंपनियों से उनका कंपटीशन बढ़े और एफिशिएंसी बढ़े। तो ये कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव लिबरलाइजेशन के। अब हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब हो गया कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है उसमें सुधार किया जाना, यानी उसमें मेजर्स यूज किया जाना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या मेजर्स यूज किए गए, उसमें सबसे पहला काम किया गया कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया 6 इंडस्ट्री में छोड़ करके। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के दौरान, IPR 1956 में इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया था। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थे जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए जाते थे और रेगुलेट कराए जाते थे। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री थे जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के कॉम्बिनेशन से थे, और थर्ड में उनके अलावा जो भी सेक्टर थे उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि 6 इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी सारे इंडस्ट्री से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया गया, यानी अब आपको इन 6 सेक्टर को छोड़ करके किसी भी दूसरे इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। और जिन 6 सेक्टर में लाइसेंस लेने की जरूरत थी वो इंडस्ट्री थे लीकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस। इन 6 इंडस्ट्री को छोड़ करके किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना कंपल्सरी नहीं रह गया। दूसरा, पब्लिक सेक्टर को लिमिट कर दिया गया। देखिए, हम लोग अभी पढ़े कि पब्लिक सेक्टर में शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री ऐसे थे जिनको पूरी तरह से सेटअप करना, कंट्रोल करना, बिजनेस को रन कराना, वो सब पब्लिक सेक्टर के ही हाथों में था। इसको घटा करके, इनकी संख्या को घटा करके 1991 में 8 कर दिया गया, यानी 17 जो शेड्यूल ए में इंडस्ट्री थे उनकी संख्या घटा करके 8 कर दी गई, यानी इसमें से 9 जो इंडस्ट्री थे उनको प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्री छोड़ दिया गया। उसी तरह इसमें और भी 2010-11 में इस लिमिट को घटा करके 8 से सिर्फ 2 ही कर दिया गया है, यानी वर्तमान में सिर्फ एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, ये 2 ही इंडस्ट्री ऐसे हैं जो 100% गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट किए जाते हैं। बाकी जो है इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के लिए भी छोड़ दिया गया है या पब्लिक प्राइवेट के कॉम्बिनेशन से चलाया जाता है। तीसरा है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, यानी देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए
रिजर्व रखा गया था कि उनका प्रोडक्शन सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही करेंगे, लेकिन अब इसमें भी डी रिजर्वेशन हो गया, यानी कि 1991 के दौरान उन सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए बड़े इंडस्ट्रियों को भी परमिशन दे दिया गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी, जैसे हमने बताया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पहले अगर कोई एडिशनल मशीनरी इंस्टॉल करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस और परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस लाइसेंसिंग सिस्टम से इनको फ्रीडम दे दिया गया। अगर कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो वो बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन या लाइसेंस के एडिशनल मशीनरी इंस्टॉल कर सकता है। इसके अलावा जैसा हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए अगर कोई भी प्रोड्यूसर चाहता है वो किसी दूसरे देश से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना, तो वो भी बिना गवर्नमेंट के परमिशन के या लाइसेंस के अब कैपिटल गुड्स को या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये मेन जो है 5 काम इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड किया गया। लाइसेंसिंग सिस्टम को समाप्त कर दिया गया 6 इंडस्ट्री को छोड़ करके। पब्लिक सेक्टर को कम कर दिया गया, यानी पब्लिक सेक्टर को 17 से घटा करके 91 में 8 कर दिया गया। प्रोडक्शन एरिया के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिजर्व रखा गया था, बहुत सारे प्रोडक्ट को रिजर्व रखा गया था एसएसआई के लिए, उस लिमिट को घटा दिया गया, डी रिजर्व कर दिया गया। अब इन सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है बड़ी कंपनियां भी कर सकती थी। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एडिशनल मशीनरी के लिए लाइसेंसिंग या परमिशन गवर्नमेंट से खत्म कर दिया गया, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए, फॉरेन कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए फ्रीडम दे दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट परमिशन और लाइसेंसिंग से फ्रीडम दे दिया गया। तो इस तरह से जो है, ताकि हमारे यहाँ मनी का फ्लो आसानी से हो सके, इनकम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ सके, इसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर में इस तरह से रिफॉर्म किए गए। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन का एक कंपोनेंट हम लोग आज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में पढ़े। अगले क्लास में हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।